एक घने जंगल में एक औरत जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच होगी, बहुत तेज भागे जा रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। वो औरत एक समय पर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। लोग उसकी खूबसूरती से चिढ़ते थे, लेकिन आज उसके चेहरे से सभी घिन खाते हैं। आज कोई भी उसे नहीं पहचानता। वो औरत भागते भागते एक कॉटेज पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाकर तेजी से गेट खटखटाया। खोलो, 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 गेट खोलो, प्लीज मेरी मदद करो। वो लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। उसकी आवाज, जो आज इतनी कर्कश हो गई थी, वो एक समय पर बहुत स्वीट थी। उसने गेट को धक्का मारने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उस कॉटेज में एक लैंप से रोशनी हो रही थी। हल्की सी रोशनी में वह एक खाट देख सकती थी। उस खाट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इसलिए उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक फ्रेम लिया हुआ था और वह उसी को देख रहा था। वह औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं बस एक बार अपने पति और बेटे को देखना चाहती हूँ। उस आदमी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो वह औरत बोली, देखो, मेरा बेटा बहुत फेमस बिजनेसमैन है। उसका नाम आपने भी सुना तो जरूर होगा कभी न कभी। उसका नाम ऋषभ कपूर है। उस आदमी ने इस बार उसकी बात को सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया। यह देख वो औरत आगे बोली, मेरे पति भी अपने टाइम के बहुत फेमस बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनका नाम आदित्य कपूर है। इस बार उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और खाट से उठकर उस औरत के पास आने लगा। उसने बीच में ही अपना ब्लैंकेट उतार दिया और जब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी एक वक्त पूरे देश का सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी था। आज उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी दाढ़ी सालों से सेव न करने की वजह से बहुत लंबी हो चुकी थी। उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी, जबकि एक समय पर वो आदमी कस्टम मेड कपड़े पहनता था। आज वो यहाँ अकेला इस झोंपड़ी में दिन काट रहा था, जबकि एक वक्त था जब यह आदमी दर्जनों बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया से घिरा रहता था। उसको इस हाल में देख उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी की इस हालत की जिम्मेदार वही थी। आदित्य, उस औरत ने रोते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कपकपाती आवाज में बोला, इशिका। इशिका को आदित्य के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे इस हालत में भी आसानी से पहचान लिया, जबकि वो तक खुद को नहीं पहचान पाती थी। वो रोते हुए आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने उसे कस के हग कर लिया। उसने हाथ से जो फोटो फ्रेम गिरा था, वो उन दोनों की शादी का फोटो फ्रेम था, जिसमें आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशंस के था। लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि उसके मन में कितनी खुशी थी अपने प्यार से शादी करने पर। दूसरी तरफ इशिका उस फोटो में बहुत ही उदास लग रही थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि इसलिए हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ना ही वो ये बच्चा चाहती थी और ना ही ये शादी, लेकिन उसे फोर्स किया गया था। फोर्स करने वाला आदित्य ही था, इसलिए उसने हमेशा आदित्य और अपने बेटे से नफरत की। लेकिन उन दोनों ने हमेशा ही उसको बहुत प्यार किया। लेकिन तब उसको ये सब कहाँ समझ आता था।
वो तो पागल थी किसी और के प्यार में। उस इंसान के लिए उसने आदित्य और ऋषभ दोनों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आदित्य ने जो 60% शेयर उसके नाम किए थे वो सब भी उस आदमी को सौंप दिए। लेकिन बदले में उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? वो आज जिस हाल में थी वो उस आदमी की बदौलत ही तो थी। आदित्य ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग करके उसे ऊपर से नीचे तक चेक किया तो उसकी आंखों में खून सवार हो गया। लेकिन वो उससे कुछ कह पाता कि तभी वहां खुले हुए गेट से एक के बाद एक बहुत सारे लोग आए, जिनको देख इशिका फिर से उसके गले से लग गई। वो उनको देख अपने ऊपर हुए उन जुल्मों को याद कर कांपने लगती है। उन लोगों में एक आदमी और एक औरत थे जो उनकी ही उम्र के थे। एक 20 से 25 साल के बीच का लड़का और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। ओहो, तो भागते भागते आखिर तू अपने ही आशिक से मिल गई। चल, अच्छा ही हुआ, आज तेरे साथ साथ इसे भी खत्म कर दूंगा। वो आदमी बोला। ये वही आदमी था जिसने इशिका की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी बात सुन वो औरत बोली, अमित, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा मन अभी तक इस कमीनी इशिका को टॉर्चर करके नहीं थोड़ा। मैं इसे जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती हूँ। तभी वो लड़का बोला, मॉम, बस भी करो। अब इतने सालों से इसे टॉर्चर करते आपका भी जी नहीं भरा क्या? अमित बोला, रूपाली, मोहित ठीक कह रहा है, और वैसे भी अब इसे खत्म करना जरूरी हो गया है, वरना अब इसका बेटा इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी दिन हमारा ठिकाना ढूंढकर इसको बचा ले जाएगा। फिर ये दुनिया को बता देगी कि किस तरह हमने पहले इसका यूज किया और फिर इसे टॉर्चर किया। रूपाली ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से इसे शूट करूंगी। मुझे तभी जाकर सुकून मिलेगा। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड से बंदूक ले ली और इशिका पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने फायर किया, आदित्य ने इशिका को अपने पीछे करके वो गोली खुद पर ले ली। आदित्य! इशिका उसका नाम जोर से चिल्लाई और वो तड़प उठी। रूपाली ने एक दो गोली और चलाई, लेकिन आदित्य ने उनको भी अपने ऊपर ले ली और अब वो जमीन पर गिर गया। इशिका ने उसका सर अपनी गोद में उठाकर रख लिया और रोते हुए बोली, आदित्य, आपने ऐसा क्यों किया? मर जाने देते मुझे। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे तो आपसे माफी मांगने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए अपनी जान। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी रूपाली ने उसे भी 2 बार शूट किया और इसका भी आदित्य के पास ही गिर पड़ी। आदित्य का सर अब भी उसकी गोद में था। वो पूरी हिम्मत करके उठा और इशिका के सर के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी इशी, मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इशिका ने कहा, ऐसा मत बोलिए आप। आपने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो तो मैं ही थी जिसने आपको हमेशा खुद से दूर किया। आपकी पत्नी होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य बोला, इशिका, तुमने मुझे ऋषभ जैसा बेटा दिया और मैं तुमसे क्या चाहता। ऋषभ का नाम सुनकर इशिका के मन में गिल्ट की भावना और बढ़ गई, क्योंकि उसने उसके साथ भी बहुत गलत किया था। कभी उसे अपना बेटा नहीं माना, कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी वहां ऋषभ अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया और आकर सबको घेर लिया। ऋषभ भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठ गया और बोला, मॉम, डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए, वहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर आपका इलाज करेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उन दोनों ने जाने से मना कर दिया। वो दोनों एक साथ दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी उनके लिए। इशिका ने ऋषभ के गाल पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ कर देना। और इतना कहते ही इशिका की आंखें बंद हो गईं। ऋषभ उसे हिलाकर बोला, नहीं माँ, आप एक बार फिर से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डैड, उठाइए ना मॉम को। लेकिन जब उसने आदित्य को देखा तो वो तो पहले ही मर चुका था। ऋषभ के सर से एक दिन में उसके माता पिता का साया उठ गया। उसने खून भरी आंखों से अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, किल ऑल देम। तभी वहां बहुत सारी गोलियां चली और चीखों की आवाज गूंजी। और इस तरह अंत हुआ इनकी कहानी का। लेकिन ये अंत है एक नई शुरुआत का। इशिका की आंखें जब खुलीं तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ एकदम सफेद सा था। उसे लगा शायद वो स्वर्ग में है। लेकिन उसने तो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हमेशा अपनी फिक्र करने वाले के साथ बुरा व्यवहार किया। अपने पति और बेटे से हमेशा नफरत की। फिर उसे स्वर्ग में कैसे जगह मिली? उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो समझ आया कि वो एक कमरे में थी और ये एक हॉस्पिटल रूम था। इसका मतलब वो मरी नहीं। क्या ऋषभ ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था? लेकिन उसे कोई दर्द तो हो नहीं रहा था। उसे तो गोली लगी थी, तो फिर उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा था? क्या डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया था? लेकिन उसे अपनी बॉडी की मूवमेंट तो फील हो रही थी। इसका अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, अरे आपको होश आ गया मिस्टर कपूर। उसके मुंह से अपने लिए मिसेस कपूर सुनकर इसका की आंखें भर आईं। आज न जाने कितने सालों बाद उसे किसी ने मिसेस कपूर कहकर बुलाया था। उसने साइड में देखा तो वो एक यंग नर्स थी। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली गई। इसका वहीं बैठी ये सोचने लगी कि क्या आदित्य भी उसकी तरह बच गया होगा या फिर वो मारा गया होगा। नहीं, आदित्य के बिना वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। बस वो एक बार अपने बेटे ऋषभ से मिलना चाहती थी और आदित्य के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए वो अपने बेड से नीचे उतरी और बिना किसी डिस्कम्फर्ट के वहां से जाने को हुई तो उसकी नजर वहां से गुजरते वक्त एक मिरर पर पड़ी। जब उसमें उसने अपना हल्का सा अक्स देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने रुककर वापस मिरर में जाकर अपने अक्स को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस टाइम मिरर में उसे अपना 25 साल वाला रूप दिखा। उसने हैरानी से अपने चेहरे पर हाथ फिराया तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में वैसा ही करने लगा। तभी उसकी नजर उसके दूध से गोरे हुए सुंदर हाथों पर गई जो कि रूपाली के टॉर्चर के बाद बहुत गंदे लगने लगे थे। उसके नाखून भी बहुत सुंदर और मैनिक्योर किए हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो उस टाइम बनकर रहती थी, क्योंकि वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने जल्दी से अपने पेट को छूकर देखा तो उस पर गोली का कोई निशान तक नहीं था। तो क्या उसका फिर से जन्म हुआ था? उसने बहुत सी नोवेल्स में रीबर्थ की कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा उसके खुद के साथ भी होगा। इसलिए उसने कैलेंडर देखा तो उसका शक दूर हो गया। सच में उसका रीबर्थ हुआ था, वो भी इस टाइम में जब वो आदित्य और ऋषभ के साथ ही थी।
उन दोनों के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर भगवान ने उसे एक मौका दिया ही है तो वो उसका अच्छे से फायदा उठाएगी और इस बार अपने पति और बेटे को बहुत प्यार देगी। तभी डॉक्टर आई और उसको चेक करने लगी। चेक करके उसने कहा, आप एकदम ठीक हैं मिसेस कपूर, बस क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर की बात सुन इशिका को याद आया कि यह वो टाइम है जब वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार्स और क्रू के साथ डिनर के लिए एक 7 स्टार होटल गई थी और जब वो वॉशरूम गई थी तो किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। जब वो बेहोश हो गई थी तब वो आदमी उसे एक रूम में लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदित्य ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था क्योंकि उसके एक बॉडीगार्ड ने उन्हें देख लिया था। आदित्य वहां एक क्लाइंट के साथ डिनर के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन वो बेहोश थी, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अमित भी उसकी मूवी में रोल कर रहा था, इसलिए उसने आदित्य को फॉलो किया और हॉस्पिटल आ गया। आदित्य कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता था और उसको पता था कि अगर वो इशिका के सामने गया तो इशिका हमेशा की तरह गुस्से में आ जाएगी और उसे इग्नोर करेगी, इसलिए वो उसके सामने नहीं आया। लेकिन अमित आया और आदित्य का क्रेडिट चुरा लिया, लेकिन यह बात उसको तब पता चली जब उसको टॉर्चर करते वक्त रूपाली ने यह बात खुद कबूली थी। असल में वह आदमी भी रूपाली का अरेंज किया हुआ था। डॉक्टर उसको चेक करके थोड़ी देर रेस्ट करने को बोलकर चले गए। उनके जाते ही अमित अंदर आया और उसको देखकर इशिका का खून खौल उठा और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने अपनी नजरें फिरा ली, नहीं तो वो कुछ कर बैठती। अमित की गलती की सजा वह उसको धीरे धीरे बर्बाद करके देगी। अमित देखने में काफी हैंडसम था और वो उसकी मूवी का सेकंड लीड भी था। वो हमेशा इशिका से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करता था और उसके जाल में फंसकर ही इशिका ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। लेकिन इस बार वो उस गलती को नहीं दोहराएगी। अमित उसके पास आया और पैनिक होने की एक्टिंग करते हुए उसने पूछा, इशिका, तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ? इशिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा। अमित को उसका बिहेवियर कुछ अलग लगा। वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी और उससे सिंपैथी पाने की कोशिश करती थी, लेकिन आज जब उसके पास इतना अच्छा मौका है तो वो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके। वो बोला, इशिका, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना डर गया था। तुम्हें उस हाल में देखकर मैं उस गुंडे को तुम्हारा फायदा उठाते देख उसकी जान लेना चाहता, लेकिन वो भाग निकला या तुमने उसे भगा दिया? इशिका ने मन में सोचा। जब आदित्य उसको पीट कर इशिका को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो अमित ने उस गुंडे को भगाने में उसकी मदद की थी, क्योंकि रूपाली ने उसको बता दिया था कि वह गुंडा उसके लिए काम कर रहा था। इशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितने यूजलेस हो तुम। एक तो आदित्य ने उसको पीट कर मेरी जान बचाई, लेकिन तुम एक पिटे हुए गुंडे को भी नहीं संभाल पाए। बहुत ही यूजलेस और बेकार हो तुम। इशिका की बात सुन वो पैनिक हो गया। उसने सोचा कि इशिका को कैसे पता चला कि उसको बचाने वाला आदित्य था, वो नहीं। अमित बोला, तुम तो बेहोश थी, फिर तुमको कैसे पता चला कि वहां क्या हुआ था? उसने थोड़ा घूमा कर अपना सवाल किया। इशिका बोली, वेरी सिंपल,
मैं अपनी बॉडी पर अपनी अभी भी आदित्य के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकती हूँ, जिससे प्रूव होता है कि आदित्य भी वहां थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे कैरी किया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके होते हुए किसी ने मुझे छूने की कोशिश की और उन्होंने उसको यूं ही छोड़ दिया हो, और उस इंसान को बचकर भागने देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जरूर उन्होंने मुझे बचाया होगा और तुम्हारी जिम्मेदारी पर उस गुंडे को छोड़कर आए होंगे, और वह गुंडा तुम्हारे हाथ से बच निकला होगा। एम आई राइट? अमित को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ थी। तभी तो वो और रूपाली मिलकर आसानी से उसको बेवकूफ बना देते थे। लेकिन आज इसने इतना दिमाग कहाँ से लगा लिया? और तो और वो आदित्य की तारीफ भी कर रही थी। आखिर हो क्या रहा था? वह कुछ और कहता कि इससे पहले ही इशिका बोली, देखो प्लीज, मुझे रेस्ट करना है, इसलिए तुम जा सकते हो। एंड बाय द वे, जाते वक्त प्लीज आदित्य को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ठीक है? अमित को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आया कि वो उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही हैरानी हुई कि वो खुद से आदित्य से मिलना चाहती थी। वो तो आदित्य से नफरत करती थी और हमेशा उससे दूर भागती थी, तो फिर आज खुद उसे क्यों बुला रही थी? क्या कारण था कि आदित्य के लिए उसके दिल में एकदम से प्यार उमड़ रहा था? अमित ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहां से जल्दी से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि एक और पल वो वहां रुका तो उसका असली रूप इशिका के सामने आ जाएगा। अमित के जाने के ठीक 5 मिनट बाद गेट पर नॉक हुआ। इशिका ने गेट की तरफ देखा तो ये वही आदमी था जिसे देखने के लिए वो कब से बेचैन थी। आदित्य इस टाइम 31 साल का था। वो बहुत ही हैंडसम था, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स और एक शानदार, और वो सच में इंडिया का मोस्ट वांटेड बैचलर था। वेल, सिर्फ दुनिया की नजर में, क्योंकि उसकी मैरिड होने की बात किसी को भी नहीं पता थी। बस कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर आदित्य एकटक इशिका को ही निहारे जा रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार इशिका खुद से उससे मिलना चाहती थी। वो तो उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी, उसको देख हमेशा इग्नोर करती थी, यहाँ तक कि वो दोनों एक बेडरूम भी शेयर नहीं करते थे। इशिका के सामने अगर वो गलती से भी आ जाता तो उसे इग्नोर कर देती थी। इशिका को भी उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख उसका दिल दुखा। ये सब उसकी ही गलती थी, जो कि आज उसका पति उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर भी शक कर रहा था। तभी इशिका को मन किया उसे अंदर बुलाने का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे बुलाए। अचानक उसके दिमाग में कुछ सूझी और उसने साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाने की कोशिश करते हुए ऐसा शो करने लगी कि उसको बहुत मुश्किल हो रही थी उस गिलास को उठाने में। आदित्य उसकी एक्टिंग 1 सेकंड में पहचान गया। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य को पता था कि वो एकदम फिट है। आखिर वो सिर्फ क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश ही हुई थी ना, उसका कोई एक्सीडेंट थोड़े ही हुआ था कि उसको उठने में प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी वो उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता था, फिर चाहे वो उस पर उसे छूने के लिए गुस्सा ही क्यों ना करे। वो इशिका के बेड के पास गया और उसको बैठने में मदद करने लगा। उसकी छुअन महसूस कर इशिका की आंखें बंद हो गईं। आदित्य ने फिर उसको पानी का गिलास उठाकर दिया और इशिका ने वो उससे लेकर पी लिया।
आदित्य उसके गुस्सा होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी सोच के उलट इशिका एकदम शांत थी। उसको बहुत हैरानी हुई ये देखकर, लेकिन अपने आप को नॉर्मल दिखाता हुआ एक सीरियल आवाज में उसने पूछा, तुमने मुझे बुलाया था क्या? इशिका ने कुछ नहीं कहा और बस उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आदित्य शॉक्ड हो गया। वो तो उसके टच से नफरत करती थी, तो फिर आज कैसे खुद से उसका हाथ पकड़ सकती थी? आदित्य, मुझे घर जाना है, इशिका ने बहुत मासूमियत के साथ कहा। आदित्य को तो एकदम 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने आज पहली बार उसको उसके नाम से पुकारा, तथा वरना वो हमेशा उसे मिस्टर कपूर ही कहती थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर आज इस लड़की को क्या हो गया था। उसको अपनी सोच में गुम देख आज इशिका ने उसके हाथ को हिलाया और उस पर जोर देते हुए बोली, आदित्य, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मुझे घर ले चलिए ना प्लीज। आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ घर वापस जाना चाहती हो? तुम तो मुझे एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर मेरे साथ 1 घंटे से ऊपर का सफर कैसे तय करोगी? आदित्य ने एक सख्त आवाज में पूछा। वो हमेशा की तरह उसके रूखेपन को बाद में झेलना नहीं चाहता था। इशिका, उसकी बात सुन, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जब आप मुझे अपनी बाहों में थामे यहाँ हॉस्पिटल तक लाए थे, तब क्या आपने मुझसे पूछा था जो अब पूछ रहे हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। ऐसा कहकर उसने मुंह साइड में फिरा लिया। आदित्य को उसका बचपना देख हंसी आ रही थी। आज कितने सालों बाद इशिका ने उससे ऐसे बात की थी। ऐसे बात वो उससे सिर्फ बचपन में ही किया करती थी, लेकिन जब वो अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस लौट आई तो सब बदल चुका था। उसकी बचपन वाली इशिका बिल्कुल बदल गई थी, मानो वो कहीं खो गई थी। वो अब आदि पुकारते हुए उसके पीछे भागती नहीं थी, बल्कि मिस्टर कपूर कहकर उससे दूर भागती थी। आदित्य का दिल पिघल गया और वो बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। उसकी बात सुन इशिका झट से बेड से उतर गई, लेकिन उसने आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, तो चलें? आदित्य घर जाने के उसके एक्साइटमेंट को देखकर हैरान था, क्योंकि ये वही थी जो आदित्य अधिकतर शूटिंग के बहाने घर से बाहर रहती थी। महीने भर के लिए चले जाया करती थी और कहती थी कि वो घर जेल जैसा लगता है, घुटन होती है उसे उस घर में। लेकिन आज शायद उस क्लोरोफॉर्म को सूंघने के बाद उसका दिमाग का कोई नट लूज हो गया था शायद। ऐसा सोचकर वो भी इशिका के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जब हॉल से गुजर ही रहे थे कि अचानक आदित्य ने उसको रोक लिया। इशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, जल्दी से मेरे और मैडम के लिए फेस मास्क और गॉगल्स ले आओ। इशिका समझ गई थी कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, तो दूसरी तरफ आदित्य भी ऑल ओवर कंट्री फेमस था। थोड़ी देर में आदित्य का बॉडीगार्ड उनके लिए फेस मास्क और गॉगल्स ले आया। दोनों ने जल्दी से उन्हें लगाया और हॉस्पिटल से बाहर आ गई। वो हॉस्पिटल आदित्य का ही था, इसलिए डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज उन्हें खुद रुककर पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इशिका और आदित्य बाहर उसकी लग्जरियस कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनके पीछे 4 कार बॉडीगार्ड्स से भरी उनको फॉलो कर रही थी।
इशिका ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था और आदित्य को उससे क्या ही परेशानी हो सकती थी भला, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। इशिका अपने साइड की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, तो वहीं आदित्य एक हाथ से अपने फोन से ही काम कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसको अचानक किसी की नजर खुद पर महसूस हुई, तो उसने इशिका की तरफ देखा जो उसको ही एकटक देखे जा रही थी। आदित्य ने उसको देखा तो उसकी आंखों में खो ही गया। आज पहली बार इशिका की आंखों में उसको खुद के लिए नफरत की जगह कोई और इमोशन दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उस इंसान इमोशन को जानकर भी अनजान बन रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उससे कुछ ऐसी उम्मीद कर बैठे जिसके टूटने पर बाद में उसको ही तकलीफ हो। इशिका भले ही अभी उससे ऐसा बिहेव कर रही है, पर क्या पता घर जाते ही वो वापस पहले की तरह ही चिड़चिड़ी हो जाए। आदित्य ने अपनी नजरें फेर लीं तो इशिका को हर्ट फील हुआ। उसको आज जाकर समझ आया कि आदित्य को कैसा महसूस होता होगा जब वो भी उसको इग्नोर करती थी। आदित्य, आई एम सॉरी, इशिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मगर फिर भी आदित्य ने सब कुछ सुन लिया। उसने हैरानी से इशिका की तरफ देखा तो अपना सर झुकाए बोल रही थी, मैं जानती हूं कि मैं बहुत बुरी हूं। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे दिल से पछतावा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे अभी माफ कर दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप मुझे माफ कर सकते हैं तो आप माफ कर देना, और अगर आप मुझे माफ नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। मैं समझ जाऊंगी कि मैंने गलतियां ही इतनी की हैं कि उनकी कोई माफी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। आदित्य उसको देख उस किसी सोच में पड़ गया, क्योंकि क्या आदित्य देगा एक मौका इशिका को? कैसी गलतियां की हैं इशिका ने पास्ट में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।